हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम बात कर रहे हैं हमारे इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्या एक्चुअली न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने क्या है कि भाई हमने जो अभी तक पढ़ा है, जैसे हमने डिजिटल पढ़ लिया, हमने नेटवर्क पढ़ लिया, हमने मेजरमेंट पढ़ लिया, हमने एनालॉग का पार्ट देख लिया। और एनालॉग हमने पढ़ ही लिया, कल हमने कम्युनिकेशन का छोड़ा था, उसमें छोटा सा पोर्शन जो कि हम बाद में कवर करेंगे। तो हम सही ट्रैक पे है या नहीं है, यह हमें कैसे पता पड़ेगा? जब तक हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ही नहीं, तब तक हमें लगेगा कि हम सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन उससे क्या हमारा एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। तो एग्जाम में आएंगे आपके न्यूमेरिकल, तो हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना ज़रूरी है। और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस अब हम रेगुलर करेंगे। तो अब हम दो तरीके से हम तैयारी कर सकते हैं। एक, हम न्यूमेरिकल से अपनी थ्योरी की तैयारी कर सकते हैं, यानी न्यूमेरिकल के जो जो क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्ट या उस हिसाब से तैयारी कर सकते हैं अगर आप लोग चाहें तो। अदरवाइज हम जैसे अभी हम कर रहे हैं कि हमने पहले थ्योरी पढ़ी और अब हम उसके क्या करेंगे, न्यूमेरिकल। ऐसे ऐसे हम करके क्या करेंगे, एक एक सब्जेक्ट वाइज। तो अभी तक हमने 3-4 सब्जेक्ट हम पढ़ चुके हैं, तो हम आज से उनके क्या करें, न्यूमेरिकल स्टार्ट करें। मेरा नाम धर्मेंद्र है। और आपको अगर ये कंटेंट पसंद आए तो आप इसको क्या कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यही आपका सपोर्ट होगा मेरे लिए। और अगर आपको कुछ पर्टिकुलर पढ़ना हो तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्पेसिफाई कर सकते हैं कि क्या चीज़ हमें पढ़नी पढ़नी चाहिए पहले, है ना, एज ए स्ट्रेटेजी। तो हम बात करते हैं, आज हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहले हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इन विच रीजन ऑफ ऑपरेशन ए ट्रांजिस्टर, इन विच रीजन ऑफ ऑपरेशन ए ट्रांजिस्टर कैन बी यूज एज ए स्विचिंग एलिमेंट। तो जब हमने ये ट्रांजिस्टर वाला टॉपिक किया था, हमने वहाँ पे 3 रीजन की बात करी थी, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन, कट ऑफ रीजन की बात की थी। तो हमने वहाँ बात की थी भाई, जो स्विचिंग एलिमेंट है उसको हम किस किस केस में काम कर सकते हैं, स्विचिंग के रूप में यूज ले सकते हैं। एक एक्टिव रीजन के अंदर, सॉरी एक्टिव एंड सेचुरेशन के अंदर, ये कट ऑफ वाला है, एक्टिव एंड सेचुरेशन रीजन। सेचुरेशन रीजन क्या होता है ये आप जानते हो। सेचुरेशन रीजन यानी मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू, यानी कट ऑफ रीजन और अपना स्विच ऑन रीजन। और दूसरा हो गया हमारा एक्टिव रीजन, यानी पर्टिकुलर जो हमारा 0.7 जैसे सिलिकॉन है कि उसके बाद में हमारे करंट क्या होने लग जाती है, फ्लो होने लग जाती है। तो हमने उसको क्या बोल दिया, हमारा एक्टिव रीजन। ठीक है। तो हम इसको एज ए स्विच ट्रांजिस्टर को किस किस रूप में काम में ले सकते हैं, एक तो हमारा एक्टिव रीजन के अंदर और एक सेचुरेशन रीजन के अंदर। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिवर्सल गेट। जब हमने लॉजिक गेट्स पढ़े थे तब मैंने वहाँ पे आपको लिखवाया भी था, ये नोट्स के अंदर लिखा हुआ भी है कि भाई हमारा जो यूनिवर्सल गेट कौन कौन से होते हैं। वहाँ पर हमने 2 यूनिवर्सल गेट की बात करी थी, एक था हमारा नैंड गेट, दूसरा था हमारा नोर गेट। इनको हम यूनिवर्सल गेट क्यों कहते हैं, क्योंकि नैंड और नोट गेट ऐसे हैं जिनकी हेल्प से हम कोई सा भी गेट, एंड हो, और हो, नोट हो, एक्सोर हो, एक्सनोर हो, ये सारे गेट जो है नैंड और नोर की हेल्प से क्या किया जा सकता है, ड्रॉ किए जा सकते हैं। इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, यूनिवर्सल गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैज द लोवेस्ट पावर डिसिपेशन। आपके पास में चाहे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे कोई सा भी आपके पास में ये गेट वगैरह, लॉजिक वगैरह आ जाए, सबसे अगर लोवेस्ट पावर डिसिपेशन की बात आती है तो वो हमेशा ऑलवेज आंसर क्या होगा, सीमोस। तो सीमोस हमने पढ़ा नहीं था, ये क्वेश्चन फिर भी आपके टॉपिक में आ गया क्योंकि स्पेसिफाई नहीं कर रखा। और बाकी ये जनरल क्वेश्चन है, ऐसा कोई विशेष क्वेश्चन नहीं कि अगर नहीं पढ़ाया तो आपको ये आएगा नहीं। इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई रेस अराउंड कंडीशन हैपन इन जेके फ्लिप फ्लॉप व्हेन। कि भाई जेके फ्लिप फ्लॉप के अंदर रेस अराउंड कंडीशन कब होती है। जब हमने जेके फ्लिप फ्लॉप पढ़ा था तब हमने वहाँ पर इसके बारे में बात की थी। हमने ये भी बात की थी कि भाई रेस अराउंड कंडीशन होती क्या है, कब होती है, इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है। इसमें हमने एज ट्रिगरिंग की भी बात की थी कि एज ट्रिगरिंग क्या होती है, याद है आपको। पल्स विड्थ ऑफ फ्लिप फ्लॉप क्या होती है, प्रोपगेशन डिले क्या होता है, कौन हमारा ज़्यादा होना चाहिए, कौन हमारा कम होना चाहिए। तो ये बातें हम सारी वहाँ पर कर चुके। तो वो कब होती है हमारी रेस अराउंड कंडीशन, जब जो हमारे दोनों इनपुट है वो क्या हो, हमारे 1 हो। तो उस कंडीशन को हम उसमें क्या बोलते हैं, रेस अराउंड कंडीशन। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि द जेके फ्लिप फ्लॉप यूज ए डिले फ्लिप फ्लॉप। अब जेके फ्लिप फ्लॉप को डिले फ्लिप फ्लॉप की तरह यूज करना है तो हमने वहाँ भी नाम बताया भी था, मुझे अच्छे से याद है, ये लाइन ही बोली थी कि डी का मतलब ही क्या होता है, डिले, प्रोपेगेशन डिले ऑफ फ्लिप फ्लॉप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी फ्लिप फ्लॉप। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुलियन अलजेब्रा रूल इज करेक्ट। ये भी हमने देखे थे, मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक बताई, ए डॉट ए की वैल्यू क्या होगी, करेक्ट आंसर क्या होगा, ए।
ए प्लस ए बार को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, ए प्लस ए बार को बी लिख सकता हूँ, बी डॉट बी, ये मुझे रिजल्ट में क्या मिलेगा, ए प्लस बी। इसी तरह से ए प्लस ए बी, ए प्लस ए को लिख सकता हूँ बी बार, कॉम्प्लीमेंट होते हैं ये, बी बार बी, तो ये क्या हो जाएगा मेरा ए। इसी तरह से यहाँ लिखूंगा ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी, तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, ए प्लस ए को क्या लिख सकता हूँ बी बार, यानी फाइनल रिजल्ट मुझे क्या मिला, ये। तो यानी ये भी मेरा गलत, ये भी मेरा गलत, ये मेरा सही, ये भी मेरा गलत। तो इनमें से सही कौन सा हुआ, ये वाला हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिजिटल पे अगर हम बात करें, टू रियलाइज ए फुल एडर यूजिंग हाफ एडर्स द मिनिमम नंबर ऑफ हाफ एडर इज रिक्वायर्ड। फुल एडर का मतलब है इसके लिए मुझे कितने चाहिए, एन बराबर 3 बिट, और हाफ एडर, सॉरी ये तो हाफ एडर में कितना होता है, एन बराबर 2 बिट, और फुल एडर मतलब एन बराबर कितना, 3 बिट। जब हमने ये बात करी थी, स्पेसिफाई मैंने इसका फॉर्मूला भी लिखवाया था कि फुल एडर से हाफ एडर तो एन माइनस वन तो होते हैं हमारा हाफ एडर, और मैंने यहाँ पे कुछ बताए थे 2n माइनस वन, या क्या बताया था मैं आपको एग्जैक्ट कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, आप ये देखिएगा, नंबर ऑफ और गेट, ठीक है, ताकि आप देखो, वरना तो आप मेरी बात मान लोगे और आगे पढ़ोगे नहीं। तो एग्जाम में वहाँ पे मैंने और भी फॉर्मूले लिखवा रखे हैं, कैरी का क्या होता है, सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होता है, डिफरेंशिएशन के केस में क्या होता है। तो यहाँ पता है कि टू रियलाइज ए फुल एडर नंबर ऑफ हाफ एडर एन माइनस वन, एफ हाफ एडर एन होता है बिट, तो 3 माइनस वन, यानी आंसर क्या जाएगा यहाँ पे, 2 हाफ एडर की मुझे रिक्वायर्ड होगी, कुछ और गेट की भी रिक्वायर्ड होगी, लेकिन 2 हाफ एडर लगेंगे हमें, ठीक है। अब हमने ये लगभग हमने 73 से 79, यानी लगभग 7 क्वेश्चन हमने जो है ये हमने करा डिजिटल के। अभी हम क्वेश्चन क्या करेंगे, मिक्स में करेंगे। तो अब हम थोड़े बहुत क्वेश्चन नेटवर्क के देख लेते हैं, है ना। नेटवर्क की बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि भाई थेवेनिन इक्विवेलेंट वोल्टेज क्या है। थेवेनिन वोल्टेज की हमने बात करी थी, भाई ये हमारा वी थेवेनिन होता है, इसके सीरीज में क्या लगता है, आर इक्विवेलेंट। तो ये वी थेवेनिन हमारा कौन सा वोल्टेज होता है, जब भी हम फाइंड आउट करते हैं वहाँ आई की वैल्यू क्या करते हैं, 0। तो आई की वैल्यू 0 का मतलब क्या हो गया, हमारा थेवेनिन कौन सा है, ओपन वोल्टेज। इसी तरीके से बात करें, टू मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड इम्पीडेंस शुड बी इक्वल टू, लोड इम्पीडेंस की जब हमने बात करी थी, भी जो जेड है वो हमारा जेड एस का क्या होता है, कॉन्जुगेट। यहाँ पे हमने 2-3 कंडीशन भी फाइंड आउट की थी कि अगर मेरा लोड ओनली रजिस्टिव हो तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा, है ना। तो इसका मतलब है कि हमारा जो कैसा होना चाहिए लोड इम्पीडेंस, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ सोर्स इम्पीडेंस। नॉर्टन थ्योरम की बात करें तो नॉर्टन थ्योरम में हमने सोर्स को कैसे रिप्लेस किया था, करंट सोर्स, और उसके पैरेलल में इक्विवेलेंट में हमने क्या लगाया था, जेड इक्विवेलेंट। तो ये हमारा, और जिसमें नॉर्टन में करंट फ्लो होती है उसमें वोल्टेज सोर्स क्या होता है, शॉर्ट सर्किट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट करंट सोर्स इन पैरेलल विद इक्विवेलेंट इम्पीडेंस। तो ये हो गया हमारा नॉर्टन थ्योरम क्या देती है हमें। हम नेक्स्ट बात करते हैं, भाई साइन वेव है, कोई साइन वोल्टेज ये हमने अप्लाइड कर दिया आरएल सर्किट के तहत एक्रॉस। तो इसमें पूछा है अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज मान लो वी बराबर मान लो 200 साइन ओमेगा टी, ओमेगा कुछ भी हो, हमें क्या बोला है कि इसने ओमेगा को वैल्यू में इंक्रीज करूँ तो करंट की वैल्यू क्या होगी, इसमें करंट आई की वैल्यू क्या होगी, वी आर एम एस। वी आर एम एस तो क्या हो जाएगा, सपोज करो 200/√2 डिवाइड में जो भी हमारा आर और जो भी हमारा एल है वो क्या लिखेगा, जे ओमेगा एल। अगर इस ओमेगा की वैल्यू को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो मेरा ओवरऑल करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी कि नहीं होगी। तो इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज इंक्रीज द करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरीज आरएलसी सर्किट क्रिटिकली डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड में जीटा की फैक्टर। जब आप हमने क्या पढ़ते हैं, हमारा कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम में क्रिटिकली डैम्प्ड में जीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। यहाँ फॉर्मूला भी होता है ना। जो इक्वेशन जब हम आरएलसी रेजोनेंस सर्किट पढ़ते हैं तब सेम इक्वेशन हमें वहाँ मिलती है, बस वो एस डोमेन में नहीं होती, है ना। एक्स डोमेन में भी उसको आप फाइंड आउट कर सकते हो एज ए फ्रीक्वेंसी के रूप में। तो क्रिटिकली डैम्प्ड का मतलब क्या होता है, हमारा जीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सीरीज आरएलसी सर्किट एट ए रेजोनेंस द करंट इज डिटरमाइंड। जब हमने बात वर्ड यूज करा रेजोनेंस, रेजोनेंस में हमारा क्या होता है, एक्सएल की वैल्यू किसके बराबर होती है, एक्सी, यानी जो हमारा प्योरली जो सर्किट होता है वो हमारा क्या होता है, रजिस्टिव। तो उस समय जो करंट भी होगी वो किसकी वजह से होगी, ओनली रेजिस्टेंस की वजह से।
ये जब हमने टू पोर्ट नेटवर्क पढ़े थे तब हमने कंडीशन हमने लास्ट में टेबल भी ड्रॉ करी थी कि भाई कंडीशन में हमने सिमेट्रिसिटी क्या होता है, रेसिप्रोसिटी क्या होता है, इसकी हमने कुछ कंडीशन देखी थी। जैसे जेड पैरामीटर में सिमेट्रिक Z11 इक्वल टू Z22, इसी तरह से Y11 इक्वल टू Y22, है कि नहीं। तो हमने ये सारे के सारे हमने उसके अंदर क्या कहते हैं एच पैरामीटर में भी देखी थी, डी ABCD पैरामीटर में भी देखी थी कि भाई ए बराबर हमारा क्या होता है, डी होता है। रेसिप्रोकल में AD माइनस BC बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो ये इसके अंदर एच पैरामीटर सारे पैरामीटर में जब इसमें Z11 Z12 इक्वल टू Z21 ये हमारी किसकी होगी, रेसिप्रोसिटी की होगी। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा कि Z11 इक्वल टू Z22 तो नेटवर्क कैसा होगा, ये हमारी किसकी, सिमेट्रिक है, तो यानी नेटवर्क हमारा कैसा होगा, सिमेट्रिक होगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इंडक्टेंस L इज रिलेटेड टू, जब हमने नेटवर्क का पहला ही टॉपिक पढ़ा था बेसिक के अंदर हमने इंडक्टेंस फाइंड आउट किया था और वहाँ पे हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था, इंडक्टेंस बराबर म्यू नॉट म्यू आर ए एन स्क्वायर डिवाइड बाई एल। वहाँ पे हमने ये भी म्यू के बारे में भी बात की थी, परमिएबिलिटी क्या होती है क्या नहीं होती है। तो एल हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, एन स्क्वायर के। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या, तो कोई भी वोल्टेज सोर्स हो उसका इंटरनली रेजिस्टेंस कितना होता है। रेजिस्टेंस के टर्म में पूछे तो 0 क्या होना चाहिए, हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम बात कर लेते हैं कुछ 4-5 हम डीसी मशीन के भी क्वेश्चन देख लेते हैं सीरीज में। अब तक हमने क्या है कि डीसी मशीन को नहीं पढ़ा है हमने, लेकिन ये क्वेश्चन इतने इजी है कि आप बिना पढ़े भी डीसी मशीन के क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हो। जैसे नाम दे दिया आपको भी, टैप चेंजिंग फैसिलिटी किस में होती है। अगर आपने थोड़ा बहुत भी कहीं मशीन पढ़ा तो पता है, ट्रांसफार्मर पढ़ा तो टैप चेंजिंग किस में आता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। ये हम मशीन पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे भाई टैप चेंज क्यों करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर कहाँ यूज किया जाता है, सब स्टेशन पे। डिस्ट्रीब्यूशन नाम से पता पड़ता है कि डिस्ट्रीब्यूट करना है अलग अलग वोल्टेज लेवल पे, कहीं 66 केवी की जरूरत होगी, कहीं 33 की जरूरत होगी, कहीं हो सकता है आपको 11 की जरूरत हो। आपके घर के आसपास 11 और 33 तो आपको देखने को मिलती ही है। तो टैप चेंज हम क्यों करते हैं, क्या यूजफुल होते हैं, क्यों और कैसे कैसे कर सकते हैं, किस किस वोल्टेज रेंज में कर सकते हैं, सारी चीजें हम जब डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तब वहां पर इनको कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, तो ये आता है हमारे इंडक्शन मोटर से कि इंडक्शन मोटर वाइल विद द इंक्रीज इन इनपुट वोल्टेज, हम क्या कर रहे हैं, इनपुट वोल्टेज ई को क्या बढ़ा रहे हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीज। यहाँ पे पावर फैक्टर, स्लिप, टॉर्क, ऑल ऑफ द अबव। अब अगर वोल्टेज का बढ़ाने से पावर फैक्टर में क्या रिलेशन है, पावर फैक्टर हमारा क्या होता है, P बराबर VI cos फाई। अगर आप V बढ़ा दोगे तो cos फाई तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, अगर आप पावर के टर्म में निकालें तो, है ना। इसी तरह से अगर बात करें टॉर्क की, टॉर्क का फॉर्मूला में आता है ई डायरेक्टली, टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ई स्क्वायर का। अगर ई बढ़ेगा तो मेरा टॉर्क क्या होगा, बढ़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, टॉर्क। इसी सेम वे F6 पोल 3 फेज इंडक्शन मोटर, 6 पोल है, P बराबर दे रखा है हमें 6, 3 फेज कनेक्शन दे रखा है, फ्रीक्वेंसी मुझे दे रखी है 50 हर्ट्स और सिंक्रोनस स्पीड पे पूछा है मुझे। तो सिंक्रोनस स्पीड का फॉर्मूला होता है 120 F/P, F हो गया 50, पोल हो गया 6, तो यहाँ से कितना आ गया 1000, 6 दूनी 12, 20 पंजे 100, यानी कितना आ गया 1000 RPM। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ कम्यूटेटर। पर्पज ऑफ कम्यूटेटर होता है किसमें कि भाई जो हमारा ये डीसी सीरीज डीसी मशीन का सेटअप होता है, यहाँ पे कम्यूटेटर लगे होते हैं, क्यों होता है, ताकि ये बार बार पलटते रहते हैं, यूनी डायरेक्शनल करंट फ्लो करे, यानी एसी को डीसी में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो कन्वर्ट इंड्यूस्ड एसी इनटू डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फॉर ए स्टेपर मोटर नंबर ऑफ रोटर टीथ दे रखे हैं आपको, रोटर के टीथ दे रखे हैं 40, स्टेटर के टीथ दे रखे हैं आपको 10। तो पूछा स्टेप एंगल क्या होगा, रोटर जो एंगल बना रही है, स्टेटर जो एंगल बना रही है, उनका क्या होगा, डिफरेंस। अब ये एंगल कितना बना रही है, एंगल होता है अपना 360 बाई स्टेट रोटर टीथ 40, इसका 3 स्टेट 60 अपॉन स्टेटर टीथ 10, ये हो गया 36 डिग्री, ये हो गया 4 9 36 9। तो 36 माइनस 9 कितना हो गया हमारा 27 डिग्री। तो स्टेटर हमारा स्टेपर मोटर का कितना एंगल बना रही है, हमारा स्टेप एंगल कितना हो गया 27 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेल्टा कनेक्शन के में हमारा केस में क्या होता है, डेल्टा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। डेल्टा फेज में क्या होता है, फेज वोल्टेज इक्वल टू लाइन वोल्टेज, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इसीलिए मैंने कहा कि मशीन हमने पढ़ी नहीं जब, लेकिन हम जब मशीन पढ़े तब हमें दिमाग में पता होना चाहिए कि भाई आरपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछती है। अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं मेजरमेंट के, हमने लास्ट क्लास में भी देखे थे, हम अभी और देख लेते हैं मेजरमेंट के।
कभी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ये तो वोल्ट मीटर नहीं है, एमीटर नहीं है, वाट मीटर नहीं है, आंसर क्या है हमारा वाट आवर मीटर। ये हमने एग्जाम्पल में लिखा भी था, वाट आवर मीटर इज इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये मूविंग कॉइल परमानेंट कौन सी है। मूविंग कॉइल परमानेंट मैग्नेट है। परमानेंट मैग्नेट इंस्ट्रूमेंट कैन बी यूज्ड एज ए एमीटर, वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर, फ्लक्स एमीटर बाय यूजिंग ए लो रेजिस्टेंस शंट। जब हमने परमानेंट मैग्नेट पढ़ी थी तब हमने वहां पे किया था कि भाई रेंज ऑफ एमीटर बढ़ानी होती है तो क्या करें, रेंज ऑफ हमें वोल्ट मीटर बढ़ानी होती है तो क्या करना चाहिए। तो वहां हमने देखा भी जब एमीटर की रेंज बढ़ानी होती है तो पैरेलल के अंदर क्या करते हैं कि शंट, लो जो रेजिस्टेंस का शंट है वो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, लो रेजिस्टेंस शंट में ऐड कर देते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एमीटर। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू मेजरिंग द इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है, बहुत हाई होता है। और हाई रेजिस्टेंस जब हमने मेजर करने की डिवाइस पढ़ी थी तो उसमें एक नाम था हमारा मेगर। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर नहीं होता, करंट ट्रांसफार्मर नहीं होता, वोल्ट मीटर नहीं होता, आंसर क्या है इसका, मेगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एंडरसन ब्रिज द अननोन इंडक्टेंस इज मेजर्ड इन टर्म। एंडरसन ब्रिज पढ़ा था, एंडरसन ब्रिज के अंदर हमें क्या मिलता है कि भाई हमें एक तो अननोन जो क्या होता है इंडक्टेंस फाइंड आउट करना पड़ता है, और एक हमें अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करता है। किल की हेल्प से फाइंड आउट करना पड़ता है। ये हमारे पास में 4 ब्रांचें होती है। इस ब्रांच में हमारे पास में क्या होता है, एक तो हमारे पास में कैपेसिटर होता है, एक हमारे पास में क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। सीरीज पैरेलल में अब आपको ये याद करना होगा, मैं यहाँ नहीं बताऊंगा आपको। तो इस तरह से जो इंडक्टेंस है नॉन मेजर किसके टर्म में होता है, नॉन कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस के टर्म के अंदर। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन हम एनालॉग के भी देख लेते हैं। एनालॉग में हमने ये भी पढ़ा था कि भाई एक कोई एन टाइप सेमीकंडक्टर है। क्वेश्चन है, एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इन इंट्रिंसिक इंडक्टर, हैज ए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, रिक्वायर्ड नो डोपिंग। तो वहां पे हमने पढ़ा था कि भाई एन टाइप के अंदर पहले तो किस तरह की इम्प्योरिटी डाली जाती है, वो होती है पेंटावेलेंट की। इसी तरह से ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी किस में ऐड की जाती है, पी टाइप के अंदर। और डोपिंग क्यों की जाती है ये भी मैंने बताया था आपको। तो आप अगर लेक्चर लेंगे तो आपको वहाँ पे उस लेक्चर में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, हमने जो पढ़ाई करी है एक्चुअली वो क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से ही करी है कि एग्जाम में न्यूमेरिकल जहाँ से पूछे जाते हैं, हमें पीएचडी नहीं करनी, हमें केवल और केवल एग्जाम क्रैक करना है। तो इसी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस ए कंडक्टिंग सिलिकॉन डायोड। जब भी हमने डायोड का पढ़ा था, 0.7 सिलिकॉन की वैल्यू ज़्यादा होती है, हमारा क्या हो जाता है, डायोड क्या हो जाता है, वोल्टेज फ्लो, करंट फ्लो होने लग जाती है, सिस्टम हमारा किस में हो जाता है, एक्टिव रीजन के अंदर। तो आंसर क्या हो गया इसका, 0.7। नॉर्मल ऑपरेटिंग रीजन ऑफ ए जेनर डायोड, ये भी हमने पढ़ा था, जेनर डायोड पूरा पढ़ा था, किस में क्या काम करता है, एज ए वोल्टेज रेगुलेटर काम करता है, ये इसको नाम दिया था हमने। ये क्या करता है, रिवर्स बाइस के अंदर काम करता है, रिवर्स ब्रेक डाउन रीजन के अंदर। वहां पे क्या था, रिवर्स में चाहे करंट कितनी फ्लो, हमारा वोल्टेज क्या रहता है उसके अक्रॉस कांस्टेंट, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर। ईच डायोड इन ए सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, ये अभी तक हमने नहीं पढ़ा, ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। इज इन फॉरवर्ड रीजन होता है एंड कंडक्ट फॉर ए 180 डिग्री ऑफ द इनपुट साइकिल। अभी के लिए आप याद रख लो, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे जब इसको देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एक्टिव रीजन ऑफ ए बीजेटी बेस इमीटर जंक्शन इज। बेस इमीटर जंक्शन क्या होता है हमारा, फॉरवर्ड बाइस। और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होता है हमारा, रिवर्स बाइस। तो ये तो हो गया हमारा फॉरवर्ड, ये हो गया रिवर्स। और नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन है, बीटा क्या होता है, कॉमन इमीटर करंट गेन, वो क्या होता है, IC अपॉन IB। तो इस तरह से ये हमने आज कुछ क्वेश्चन डी के करे हैं, कुछ नेटवर्क के करे हैं, कुछ DC मशीन के करे हैं, कुछ हमने मेजरमेंट के करे हैं, कुछ एनालॉग के करे हैं। तो आपको ऐसी तैयारी करनी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको कंटेंट पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी आप मुझे बताइएगा। और अगर लाइक आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, यही सपोर्ट होगा आपका मेरे लिए। थैंक यू वंस अगेन।